पॉलीमर्स के बाद शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इज अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द थिंग व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पूरा जो चैप्टर है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हो, जो स्टडी है, स्टडी रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर कौन से टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, कौन से टाइप के बायोकेमिकल पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सब पॉलीमर रिलेटेड पढ़ा था। पॉलीमर के अंदर एक टॉपिक और आया था बायोडिग्रेडेबल और बायोपॉलीमर्स, वो दो वर्ड्स थे, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत कुछ उसके अंदर पढ़ा था। उसके अंदर जो नहीं था, दैट मींस कि जो मैंने बताया था प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उसको डिटेल में जो स्टडी है वो ये चैप्टर के अंदर है। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर है ये बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री के अंदर या फिर बायोमोलिक्यूल्स आप लोग बोल सकते हो। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो स्टडी इन विच study related to biomolecules or study related to living organisms is known as biochemistry or you can say biomolecules। इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, पहला जो है वो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का। तो इसके अंदर दो पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, दो मेजर पार्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरा होता है वो है नॉन ऑर्गेनिक और यू कैन से बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये है बायो ऑर्गेनिक और ये है बायो इनऑर्गेनिक। हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके ऊपर हम अपना फोकस नहीं रखेंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। ज्यादातर हमारा फोकस होगा बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मेजर जो है वो है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरीके के हैं इस चैप्टर में जो पढ़ना है। एक होते हैं इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत आईएमपी है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स एंड नीट, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है वो अदर पोर्शन है। अदर पोर्शन भी इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, वो बोर्ड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सबसे पहला में हम लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पहला टॉपिक है। दूसरा है प्रोटीन्स, ठीक है, एंड तीसरा जो है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अदर देन उसके सिवाय हम लोग देखेंगे लिपिड्स, ठीक है, उसके सिवाय हम लोग लिपिड्स देखेंगे। लिपिड के साथ साथ जो देखना है हमें वो है विटामिन्स, ठीक है, यहाँ पर लिपिड है, विटामिन्स, ठीक है। और थर्ड वन इज अमाइंस और यू कैन से एमिनो एसिड। इसके साथ साथ जो देखेंगे हम लोग एमिनो एसिड, ठीक है। एक और चीज इसके साथ साथ देखनी है कि जो लेटर ऑन चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, ठीक है, वो है हार्मोन्स, ठीक है, ये भी हमें इसके अंदर देखना है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग बायो ऑर्गेनिक, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक, दो पार्ट्स पढ़ते हैं। बायो इनऑर्गेनिक हमें 12th स्टैंडर्ड के अंदर देखना नहीं है, लेटर ऑन जब आप कॉलेजेस में जाओगे या फिर बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो बायो इनऑर्गेनिक पोर्शन उसी के साथ साथ कवर हो जाएगा। हम लोग इस चैप्टर के अंदर बायो ऑर्गेनिक पोर्शन पूरा कवर करेंगे। बायो ऑर्गेनिक के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होता है मेजर पोर्शन होता है उसका। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर से सवाल बनते हैं, नीट के अंदर भी सवाल जो मेजर आता है, उसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अदर देन ऑफ दैट लिपिड्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड एंड हार्मोन्स। ये चार टॉपिक भी इसके सिवाय इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो उसके अंदर इतना ज्यादा हम लोग नहीं ले रहे, धीरे धीरे करके सबको हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट अगर देखेंगे तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन।
तो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल है या फिर जो भी बायोकेमिस्ट्री है, वो उसके नाम से जाना जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सबके अंदर आपको पता है मेजर कंपोनेंट कौन सा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन सीधा सीधा नहीं दिखता लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हाइड्रोजन होता है इन विथ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ H2O। तो कार्बन एंड H2O जब मिलाओगे तब आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट मींस बायोपॉलीमर्स मिलेंगे। ठीक है, बायोपॉलीमर्स के अंदर अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, जो भी है वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दो वर्ड का ये बनता है, ये है एक कार्बन, ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रेट, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, H2O पोर्शन। तो कार्बन एंड वाटर का कुछ भी मिक्सचर आपको बना के दे दे दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब ये सब नया नया फॉर्म किया गया था, तब कार्बोहाइड्रेट्स जब मिले थे तो कार्बोहाइड्रेट के जो मिक्सचर था उसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ बनाई गई, अ मिक्सचर और अ सॉल्यूशन और एनी मॉलिक्यूल which satisfy the equation, general equation। ठीक है, तो कार्बन के अगर मॉलिक्यूल्स आप कंसीडर कर लो तो कार्बन के X मॉलिक्यूल्स है एंड हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H2O के Y मॉलिक्यूल्स है। इस इक्वेशन को अगर कोई फॉलो सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम बोल देते थे कार्बोहाइड्रेट्स। बट ये क्लासिकल डेफिनेशन है, वी कैन से ओल्ड डेफिनेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसके कुछ एग्जांपल ले रहे, अगर सपोज पहले कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अगर एग्जांपल लेने हैं, ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं शुगर का। ठीक है, शुगर का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, C12H22O12 ऐसा कुछ है। ठीक है, O वैसे तो 11 ही होता है बट O12 जनरली हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी चलो O11 कर देते हैं, आपको जो याद है वही ले लेते हैं। ठीक है, O11 अगर इसको मुझे कुछ लिखना हो तो ये कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्बन को मैं जैसे अलग कर दूं, यहां से C12 अलग कर दिया और H2O के फॉर्म में लिख दिया, तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C12 और H2O को कितने टाइम्स कर दूं मैं, ठीक है 11 टाइम्स कर देता हूं, तो H2O 11 टाइम्स, तो ये हो सकता है C12 H11 2 22 O11। तो ये शुगर का फॉर्मूला है which satisfies the equation of carbohydrate, then sugar is carbohydrate। ओके, शुगर के साथ साथ उसके अंदर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ले लेते हैं, उसका भी आपको इक्वेशन याद होगा C6H12O6। ठीक है, उसका अगर आप देखोगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं C6H2O 6 times, this is also in form of CxH2OY, so this also satisfies the equation of carbohydrate, so this is also carbohydrate। तो ओल्ड डेफिनेशन जो थी पहले के जमाने में सब लोग यही मान रहे थे कि उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे जो इसको फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा हो। आपको बुक में भी यही दिया होगा। ठीक है, बट बुक के अंदर भी और कुछ लिखा है। दिस इज अ ओल्ड डेफिनेशन व्हिच इज नॉट 100% राइट। ओके, 100% सही नहीं है, ध्यान रखना, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। दिस इज नॉट 100% परफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हम हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेंगे, समझ रहे हो। चलो अब क्या होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन और व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन वाला पहले ले लेते हैं। तो एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड आपको पता होगा CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ओके, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, दो कार्बन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2, हाइड्रोजन देखो कितने 3 + 1 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2, इसको इन फॉर्म ऑफ लिख दूं मैं C2H2O ट्वाइस। ठीक है, इज दिस सेटिस्फाइंग आवर जनरल इक्वेशन, यस और नो। CxH2OY उसके फॉर्म में ये दिख रहा है, बट दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट।
एसिटिक एसिड एसिड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन 100% राइट थी। द कार्बोहाइड्रेट ओल्ड डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो दैट molecule or that solution which satisfy the equation CxH2O is known as carbohydrate. This is the old definition or you can say classic definition of the carbohydrates. अब हम लोगों ने कुछ लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के कुछ मिल रहे हैं, ठीक है। एक और भी मैं आपको नाम लिखवा रहा हूँ, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है बट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसे भी है, ये था, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और मेरे पास जो नाम है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जो कार्बोहाइड्रेट तो है बस इस जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके मॉडर्न और ओल्ड दो तरीके के डेफिनेशन बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये ओल्ड डेफिनेशन था। एक और नाम लिख पा रहा हूं मैं, लिखो, एक और नाम लिखा रहा हूं, रेमेजोन, रेमिनेज, ठीक है। चल रेमिनोज जो है वो इसका इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसका इक्वेशन है C6H12O5, C6H12O5, ठीक है। तो इसको आप फॉर्म में लिखोगे तो C6H2O, ठीक है। इसको अगर 5 टाइम्स कर देता हूं मैं तो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, which does not satisfy CxH2O(Y), ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये रेमिनोज जो है ये O है, ठीक है, ध्यान रखना। रेमिनोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट बट दैट डज नॉट सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो तब से जो साइंटिस्ट है उसके पीछे लग गए थे कि ऐसे भी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है फिर भी उसके जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन बनानी पड़ी, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि क्या लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो कि मैनी पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप तो होगा बट इसके साथ होगा तो एल्डिहाइड के साथ हो सकता है, दैट इज मेजर ग्रुप, ठीक है, ये माइनर ग्रुप होगा। अब मेजर माइनर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं COH, ठीक है, और यहाँ पर एक OH लिख रहा हूँ तो COOH इज अ मेजर ग्रुप एंड OH इज माइनर ग्रुप। वैसे ही मेजर ग्रुप कौन से है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड यहाँ पर हो सकता है CHO, ठीक है, जो मेजर ग्रुप हो सकता है, या फिर कीटोन्स हो सकता है। कीटोन्स आप देख लोगे C+O इज अ कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मेजर ग्रुप एंड OH हाइड्रोक्सी इज माइनर ग्रुप इन द पॉलीमर्स, ठीक है, वो पॉलीमर में ये होना चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आप लोगों को शायद पता होगा, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कायरलिटी, ठीक है। कायरलिटी कैसे बोलते हैं, तो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो। दैट मींस सपोज एक कार्बन है, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी में एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन भी हो सकता है, और यहाँ पर एक और जहाँ बचता है वहाँ पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, NH2 ऐसे करके कुछ अमाइन ग्रुप भी हो सकता है। तो इसको कायरल कार्बन बोलेंगे। क्यों कायरल कार्बन बोलेंगे, क्योंकि इसकी चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई है। तो कायरल कार्बन के ऊपर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर जब पड़ती है तो वो या तो उसको राइट हैंड साइड टर्न करेगी या तो लेफ्ट हैंड साइड
इस तरफ या तो इस तरफ टर्न कर सकती है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो जो एक्चुअल लाइट होती है वो क्या होता है, हमेशा अलग अलग जगह पर फैल जाती है, ठीक है, वो होती है प्लेन लाइट, मतलब सिंपल लाइट जो बात कर रहे हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पीपीएल, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो पीपीएल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, मतलब उसके जो वेव्स है सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। तो दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब कायरल कार्बन के ऊपर पड़ती है तो वो कायरल कार्बन को राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड को 180 डिग्री से टर्न कर देती है, ठीक है, याद रखना 180 डिग्री से टर्न कर देती है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। जो 180 डिग्री को मूवमेंट करवा सकता हो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहां से आप बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, जोर से आप मेरे साथ ही बोलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स और सॉल्यूशन व्हिच प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अगर प्रोसेस किया जाए, हाइड्रोलिसिस दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर ऐड करने से आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले के जमाने की जो डेफिनेशन थी उसको टोटली चेंज कर दिया गया। दिस इज अ मॉडर्न डेफिनेशन जो कि 100% राइट है, ठीक है, 100% रिजल्ट आपको देगी, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कोई देख के नहीं बता सकता कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई ऐसे टच करके नहीं बता सकता। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन डिटेल में देखने वाले हैं, क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जो इसी के बेस पे होगा। थैंक यू।